है बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग क्लास 9th वालों। ये है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हों, किसी से भी पढ़ रहे हों, बट क्वेश्चन करिए यहीं से, है ना। तो चलिए, लॉज ऑफ मोशन के हमने बहुत इजी और बेस्ट तरीके से सारी चीज़ों को देख लिया था, है ना। तो आज हम करने वाले हैं, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए थे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, फिज़िक्स पढ़ने का नहीं, सीखने का खेल है, क्वेश्चन करने का खेल है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने का खेल है, ठीक है ना। चलिए, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था आज, और इसके आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। देखते हैं बहुत कितने बच्चों ने। चलिए, मोमेंटम की बात चल रही थी यहाँ पे। तो हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी मोमेंटम को चेंज करना है, मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी ये वाला जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है कि मोमेंटम बदलना है तो फोर्स चाहिए, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अब मोमेंटम में चेंज कैसे होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स कभी भी ज़ीरो हो तो मोमेंटम शुरू का, कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का इक्वल होता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, है ना। ये मैंने बताया था, टॉपिक हटा दिया गया, बट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और टॉपिक हटाने से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का है ही। तो ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है जो 500 ग्राम का है, ये 50 की स्पीड से स्कील को मारता है, ठीक है ना। और नेल उसको स्टॉप कर देती है 0.01 सेकंड में। तो उसने पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत ध्यान से आप बातों को समझिएगा। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली गलती क्या होगी? सबसे पहली गलती आपसे होगी, सर हैमर दिया हुआ है 500 ग्राम, तो हमने कहा था हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमें किलोग्राम चाहिए। तो देख लो, मैंने किलोग्राम में बदल दिया। अब जिन बालकों को नहीं आता वो भी देख लें कि भाई साहब, ये है 500 ग्राम। जब किलोग्राम में आप बदलोगे तो इसको 1000 से क्या करोगे? डिवाइड किया जाता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये किलोग्राम के अंदर बदल चुका है, और ये 2 0 से 2 0 कट गया है, 5/10 यानी 0.5 kg आ गया है। तो इतने लोगों को मैथ तो आपने पढ़ी होगी, तो पता होगा। चलिए, ये रुक जा रहा है, इसका मतलब फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है। और ये भी बात है, अगर स्पीड 0 हो जाती है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया? 0 हो चुका है। क्यों? मोमेंटम इज इक्वल टू mv। स्पीड दी हुई है, तो हम इसमें मोमेंटम का चेंज निकाल लेते हैं कि सर फोर्स जो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी फाइनल 0 माइनस एम वी। अब एम वी कितना आएगा? 0.5 kg इंटू 50, ये आ गया। और टाइम आपको दिया है, तो फोर्स जैसे ही हमने कैलकुलेट किया वो -2500 न्यूटन आया। यानी देखो यहाँ से, ध्यान से, हैमर ने, ध्यान से इस बात को देखो, ये वाला पोर्शन देखना सभी लोग, ध्यान से ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन, कि हैमर ने जो पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आप देखिएगा, हैमर ने नीचे -2500 लगाया, तो उतना ही फोर्स ऊपर कौन लगाएगा? नेल। तो यानी ये +2500 आ जाएगा, जिसे हम थर्ड लॉ में बात करेंगे कि इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है। बात समझ में आ गई? ये पूरी बात थी। चलिए, ये सारे मैंने सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन की करवाएंगे तो मैंने हमेशा बोला आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आए तो प्लीज़ क्वेश्चन मेरे यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो ये हो गया, और ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसका। चलिए, अब ये डंबल वाला ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे अगले पार्ट में, जो आपको थंबनेल पे दिखा हुआ है कि सर नोट, यानी फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। हमने देखा कि मोमेंटम जो होता है फाइनल mv माइनस mu, और अगर हम m को कॉमन ले लें तो v माइनस u बाई टी, बिल्कुल सही बात है। और ये बात सभी को पता होती है, बचपन से पता होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? तो हमने कहा कि सर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी ऐसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन भी v माइनस यू बाई टी होता है। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, v बाई टी होता है। वो तब होता है बेटा जब u की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। जब u की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, तब ऐसा होता है, ठीक। और यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स में जब कभी भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी ये वाला पोर्शन जब कभी भी फिजिक्स के अंदर हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो उसको कांस्टेंट को हमने के माना, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 1, यानी F नेट इज इक्वल टू ma आ गया।
अब एक बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, ये जो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए आया है, अब इसमें लोग एक गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं लोग, पहले बता रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पे सिर्फ एफ लिखते हैं। बेटा नहीं, यहाँ पे आपको नेट फोर्स लिखना है। दुनिया का हर फोर्स, दुनिया का हर नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। किसके बराबर, तो नेट फोर्स हमको चाहिए। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट। एक और बात समझिएगा, फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। बिल्कुल सही बात सर, अगर आप फोर्स को लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी, एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक कॉज है, फोर्स एक कॉज है और इफेक्ट उसका क्या है, उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई। चलिए जैसे हम पहले, अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा ये बार बार, कि जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आ गया है, इसका मतलब आप इन तीनों इक्वेशन को भर भर के यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन को भर भर के यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दिया हुआ है एक मास 5 kg का है, वो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से है। तो मैंने यूनिट वगैरह सब कुछ लिख दी है ना, यूनिट वगैरह सब कुछ लिख दी है। अब जिन बालकों को नहीं पता है उनको बता ही देता हूँ, देख लो, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी बातें क्लियर हो कि जो स्पीड होती है v, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी वो आपको ऐसा लिखता हुआ भी मिल जाएगा, मीटर सेकंड -1। जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। और वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मीटर और टाइम नीचे जाकर स्क्वायर, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से। और जो फोर्स होती है, अब ध्यान से देखिएगा, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहला क्या है, मास को रखते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन आपका है, तो ये भी यूनिट आपकी हो सकती है, और बाकी दूसरी यूनिट तो होती है न्यूटन होती ही है ना। चलिए अब यहाँ मैंने एक चीज़ आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि ये जो होती है उसकी, वो होती है MKS यूनिट होती है ना, SI यूनिट के नाम से। अगर हमको CGS में बदलना है तो क्या होगा, CGS में, अब बताओ, मास किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो क्या रहेगा, सेकंड के अंदर ही रहेगा, देखो कितना आ गया। तो यानी आप कह सकते हो जो 1 न्यूटन है, जो SI यूनिट है, वो CGS में हो जाएगी 10 की पावर 3 0 प्लस 2 0 5 0 10 की पावर 5 क्या, और CGS में यूनिट होती है डाइन। देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं, 10 की पावर 5 डाइन। अब कहानी समझ में आ गई, कॉन्सेप्चुअल लेवल। चलिए तो आगे देखो, तो दुनिया का हर फोर्स एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको 5 kg दिया है, एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है, यानी 15। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती, रटवा दिया जाता है आपको। देखो मैंने कहा ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, या जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही क्या लगेगा, फोर्स। तो यानी अगर मैं ये कहूँ एक्सेलरेशन आगे जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा, फोर्स भी आगे लग रहा होगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए इस क्वेश्चन से, अब सेकंड क्वेश्चन से आपको बातें समझ में आएंगी। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग को ओपन करने वाला। मैंने कहा कि सर एक 5 kg है जिसपे 38 न्यूटन आगे लग रहा है, फोर्स एक F पीछे लग रहा है, और ये गाड़ी जा रही है आगे। क्यों सर, कैसे पता चला ये आगे जा रही, देख लो एक्सेलरेशन, देख लो कहाँ जा रहा है, आगे। तो इसका मतलब क्या है, समझिएगा, एक्सेलरेशन आगे लग रहा है, इसका मतलब जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स किधर आएगा, वो आएगा दाहिनी तरफ। एफ नेट किधर आएगा, एफ नेट आएगा दाहिनी तरफ आएगा। तो मैंने लिखा कि भाई साहब इसका मतलब है 38 बड़ा है फोर्स से, तभी तो वो आगे ले जा रहा है। अगर फोर्स बड़ा होता तो पीछे ले जाता। तो आपको क्या निकालना है, एफ नेट। अब नेट वैल्यू क्या होती है, बड़ा माइनस छोटा, तो 38 माइनस एफ। तो आपको ये वाला पोर्शन आना चाहिए, ये वाला पूरा पोर्शन, कि हाँ सर नेट का मतलब बड़ा माइनस छोटा। हमारी गाड़ी किधर जा रही है, बड़ा कौन है, कैसे पता चला, जिधर एक्सेलरेशन, इसका मतलब वो क्या होगा, बड़ा। तो 38 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 3। तो एफ इज इक्वल टू 38 माइनस 15 यानी 23 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 kg और 5 kg दो ब्लॉक हैं, फिर एक ही फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। जब एक फोर्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार क्या करना है, मास को पूरा लेना है। 5 + 3, तो देखो आ गया एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ जहाँ आपके होश उड़ जाएंगे। ये सबसे VIP क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप जो है ना किसी को भी अपने फ्रेंड और भौकाल वगैरह मारने के लिए दे सकते हैं।
बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास एक मैंने सिस्टम बनाया, वेट करिए थोड़ा सा, हाँ ये सिस्टम मैंने बनाया, एक बड़ा सा ब्लॉक मैंने रखा, एक छोटा सा ब्लॉक मैंने रखा, और मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इधर से लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है सर। ये आपका पूरा है, और ये आपकी साइड में आपकी देखिएगा ये आपकी वॉल है ना। जब कभी ऐसे बन जाए तो क्या होता है, वो वॉल होती है, ये वॉल है। और ये आपका फिर से वही 2 kg का है, और ये 5 kg का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर जो एफ नेट होता है, एफ नेट वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको निकालना है सर एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ नेट जो भी नेट फोर्स है अपॉन मास, टोटल मास। एफ नेट मेरे पास एफ है, और टोटल मास अपने पास कितना है 2 + 5, यानी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी F/7। ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही आया बच्चे के दिमाग में खुशी, अरे सर क्वेश्चन सही हो गया। फिर बोल रहा हूँ ना बाबा ना, है ना। ये ऐसे ऐसे लिख के, ऐसे आप लिख के उसके बाद आप ऐसे कट करेंगे जानबूझ के। अब समझिएगा क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों। तो भाई साहब कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना। हमेशा देखो फिजिक्स के फार्मूले हैं, हर जगह अप्लाई हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं। सर कॉमन सेंस क्या लगाएं, ये बताओ। इधर दीवार है ना, इधर दीवार है ना, बिल्कुल सर कॉमन सेंस लगाएंगे। इधर दीवार है, अब तुम खुद सोचो, अगर इधर दीवार है क्या कभी भी वो मूव करेगा? अरे नहीं भाई, मूव नहीं कर पाएगा, दीवार है। तो इसका मतलब वो रेस्ट पे रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो फोर्स, आप मैंने कहा था फोर्स लगाने से चेंज हो सकता है, आज उसका यूज़ हो गया। देखो तो मैंने कहा ना, आप पढ़िए कहीं से, क्वेश्चन करिए यहीं से, है ना, कहीं से भी पढ़िए, डजेंट मैटर, बट आप क्वेश्चन यहीं से करिए, क्वेश्चन यहीं से करिए। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको सिखाना चाहा कि यार भाई साहब ऐसी भी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो आपके दिमाग को एक अच्छा लेवल दे सकती हैं। सही है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया। चलो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल चलिए अब और क्वेश्चन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाँ ठीक है, एफ नेट = ma, जो 2 नई चीज़ मिली। अगर 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आपको अपोजिट यानी माइनस करना है, जो बड़े वाले की तरफ है उधर लगेगा। और अगर आपको नहीं पता चला कि बड़ा कौन है, एफ बड़ा है कि 38 बड़ा है, तो हमने कहा जिधर एक्सेलरेशन होगा वो बड़ा वाला होगा, तभी तो उधर जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल। टाइम दिया है 1 2 3 4 5 है, इक्वल टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे जो टाइम है वो इक्वल टाइम इंटरवल। तो आपने गौर किया होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले में चल रहा है 1, फिर 8, यहाँ से ध्यान से गौर करो, 1 के बाद 8, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, उसके बाद 125, यानी ये ध्यान से। तो आप जब देखोगे तो यार इनका जो डिस्टेंस है, टाइम तो 1 2 3 है ना। पहले में 1 चलता है, दूसरे में 7 चल गया, उसके बाद 19 चल गया, ऐसा क्या हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस अनइक्वल चेंज हो रही है। और जब भी कोई अनइक्वल चेंज होता है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और याद करो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, एक्सेलरेशन = v/t। कुछ लोग कहेंगे सर आपने पिछली बार लिखा था v - u/t। भाई यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है, देखो 0 से, इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0। अब बताओ, अगर एक्सेलरेशन स्टार्ट बढ़ रहा है लगातार, इसका मतलब फोर्स भी लगातार बढ़ रहा होगा, फोर्स भी लगातार बढ़ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास। तो ये 1200 kg की मास है, एक गाड़ी है जिसको पुश किया जा रहा है, और एक्सेलरेशन लग रहा है 0.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधा क्या निकालना है, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे ही आया 1200 0.2, तो फोर्स आ गया आपका 240 न्यूटन, ठीक है ना। तो इनका कहना ये है कि अगर इसी को 3 पर्सन सेम एक्सेलरेशन पुट कर रहे हैं तो 1 पर्सन कितना लगाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, 1200 kg यानी आपका
पूरा पुश करने में 240 न्यूटन लगेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है अब मोटर कार आप मोटर कार। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों है पहले समझा देता हूँ पूरा। एक 1200 kg की जो भी आपकी मोटर कार, तो पहिया बना देता हूँ इसका, ये आप इनका पहिया हो गया। चलिए, ये इनका पहिया हो गया, 1200 kg का है, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और इनकी स्पीड कुछ देर के बाद 18 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। कितने टाइम में? 4 सेकंड में। तो आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है, आपको फोर्स बताना है। अब समझिए ध्यान से क्या क्या गलतियां होंगी। जैसे ही कभी आपको किलोमीटर पर आवर दे, तो आपको फिर बता रहा हूँ 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। जब भी हमने कहा कि कोई भी चीज़ निकालना है, मास को kg में रखिएगा, मास को kg में, और v को मीटर पर सेकंड में, इसमें मीटर पर सेकंड के अंदर ही रखना है। ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। SI यूनिट की बात करते हैं तो मास तो kg में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 90 किलोमीटर पर आवर, अब जिसको नहीं पता है उसका तरीका बता देता हूँ। देखिए, एक तरीका क्या है, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 5/18। अब जिसको याद है वो तो ठीक है कि सर हाँ ठीक, किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिसको नहीं पता है उसके लिए कि देखो 90 किलोमीटर, अब किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नीचे आवर है, अब आवर को सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटे में क्या होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितना होते हैं? 1 घंटे में सभी को पता है कितने सेकंड? 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 0 से 2 0 रवाना हो गए। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे ठीक है, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, वैसे और भी कर सकते हैं 9 से 9 चौक ये होता है 36 और 9 ये आपका होगा 10, तो ये आपका आ गया 100/4 यानी ये 25। तो एक सिमेट्रिक तरीका से कर सकते हैं, दोनों तरीका। तो चाहे ये वाला डायरेक्ट आप करिए, चाहे तो इसी तरीके से 18 को कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 यानी 5 मीटर, तो हमारे पास आ गया। अब देखो इजी तरीका क्या है, कई सारे तरीके बताऊंगा, ताकि कॉन्सेप्चुअल तरीका सबसे ज़्यादा क्या है कि सर इसकी मास पता है, इसका स्पीड पता है, इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए m × v, यानी 1200 × 25 लेना है, 90 नहीं लेना है। ओके, फाइनल मोमेंटम सर 1200 × 5, ये आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा सर? चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। 1200 × 5, 1200 हमने कॉमन ले लिया, 5 - 2 5, यानी ये -24000 आ गया। यूनिट क्या होगी? मास की kg होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो एक तरीका तो ये है एकदम इजी, मतलब दूसरा डायरेक्ट तरीका ΔP m v - u, जो हमने एकदम शुरुआत में बात की थी, है ना, ΔP। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो। अब आ गया, अब जैसे ही बताइए मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो मोमेंटम में चेंज करता कौन? फिजिक्स बोलो, हमेशा फार्मूले पे स्टिक थोड़ी रहेंगे। हम बोलेंगे हाँ सर मोमेंटम में चेंज हुआ है, स्पीड चेंज हुई, मोमेंटम में चेंज हुआ है, तो मोमेंटम में चेंज फोर्स करता है, तो आइए फोर्स निकालते हैं। तो माइनस, और ये टाइम कितना दिया था? 4 सेकंड, तो ये आपका आ गया -6000 न्यूटन। क्या मतलब है सर? स्पीड कम हो रही है। ध्यान से देखिए सर स्पीड कम होने का मतलब ये है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल, तो देख लो, तो ये फोर्स रिटार्डेशन का है, ये मोमेंटम डिक्रीज करेगा, ये फोर्स रिटार्डिंग है। और दूसरा तरीका क्या है सर? फोर्स होता है, आपने बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका पहला, एक तो इक्वेशन v = u + at, या दूसरा यहीं से निकल के आ जाता है एक्सेलरेशन v - u/t। स्पीड फाइनल कितनी है? 5, शुरू में 25, अपॉन कितना आ गया? 4, यानी -5, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये मिक्सअप क्वेश्चन है आपका इम्पैक्ट वगैरह पे, ये आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा ये वाला। आइए अगला क्वेश्चन इजी। एक ट्रक है 7000 kg, कैसे? 7 मीट्रिक टन दिया हुआ है। अब ये मेट्रिक टन क्या होता है उन्होंने हालांकि हिंट दे दिया है, वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाती है ना, बट याद रख लीजिएगा कई बार ना दे। वो कह रहा कि इनिशियल स्पीड 0 है, रोल्स डाउन। अच्छा कैसे पता सर? ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? 0, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन भी दे दिया है, आपको पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक, इट ट्रेवल 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 सेकंड के अंदर, तो आपको फोर्स बताना है। अब यार एक दिमाग लगाइए कि यार फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, और हमें डिस्टेंस दिया है
और याद रखिए जब भी डिस्टेंस दिया होता है और टाइम दिया होता है तो आपको एक ही इक्वेशन याद आती है जिसमें डिस्टेंस भी होता है और टाइम भी होता है। कुछ लोग कहेंगे सर वो थर्ड वाली, भाई साहब उसमें एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है और फाइनल स्पीड हमें पता नहीं है। तो यू कितना है 0, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0, हाफ AT²। जैसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे क्या आ जाएगा 400/200 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस खत्म। फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए अगला कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक स्टोन है, बढ़िया वाला फिगर लगा दिया है, 1 किलोग्राम का भाई साहब है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, है ना। और ये बात सभी फ्रोजन सरफेस पे, कहाँ फ्रोजन सरफेस पे, और फ्रिक्शन लगेगा, जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको बोला है। जब किसी भी पत्थर को आप फेंकोगे तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आएगा, तो फाइनल स्पीड कितनी है 0। तो आपको क्या निकालना है, जब भी फोर्स पूछे कुछ नहीं, एक ही दिमाग में लाना, दुनिया का हर फोर्स, बोल दो भाई दुनिया का हर फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, फिर कैसे अप्लाई करेंगे सर, डिस्टेंस दी हुई है, दूसरा वाला क्यों नहीं यूज़ करेंगे। फिर से कुछ लोग आएंगे दिमाग में, सर आप तो डिस्टेंस में अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये वाला यूज़ कर लीजिए, UT प्लस हाफ AT²। तो ये लगाना भी तो आना चाहिए ना भाई आपको। और एक आपके पास है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। अब बताइए इसमें टाइम है, हमारे पास टाइम है नहीं, हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस, यानी ये अप्लाई करेंगे, हो गया 20 का स्क्वायर, फाइनल स्पीड 0 है, 2A 50, A आ गया -4। कॉमन सेंस है भाई, रुकेगा, और अगर कोई भी चीज़ रुकती है इसका मतलब फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, -4 न्यूटन। अगला ये क्वेश्चन है ना धमाकेदार, मैंने बढ़िया वाला, देखिए एक वैगन है 8000 kg का है, हर डब्बा 2000 kg का है, ये फोर्स आगे लगा रहा है 40,000 न्यूटन, ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो यहीं पे जो मैंने वहाँ बात समझाई थी आपको, ऐसे फालतू में नहीं समझाई थी, ये है फ्रिक्शन आपका, नेट फोर्स ऐसे थोड़ी बोला जाता है इसको, वरना इस क्वेश्चन में बच्चे रोने लगते हैं, सर कह क्यों माइनस किया, क्यों माइनस किया। तो इस क्वेश्चन को VIP कर लो। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे, फिजिक्स रटने वाला खेल थोड़ी है, चलिए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पहले ही बात किया F नेट, सर नेट का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट क्या है भाई, आगे लग रहा है 40,000 न्यूटन, पीछे लग रहा है 5000 न्यूटन, इसका सिंपल सा मतलब है 40,000 में से 5000 घटाएंगे तो ये जो 35,000 आ रहा है ये हमारा नेट आ रहा है, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है भाई साहब, 2 पंजे 10 8 18,000, यानी ये आपका 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दूसरा भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्या था, नेट फोर्स निकालना, जो मैंने आपके शुरू के दूसरे क्वेश्चन में निकलवा दिया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें सबकी सिटी पिट्टी गुम होती है बिना डायग्राम के। सर फोर्स ऑफ वैगन वन जो है वो वैगन वन, यानी जो भी वैगन वन है, डब्बा है आपका पूरा का पूरा, है ना डब्बा, ये 1 वाला डब्बा दो वाले डब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ यार, 1 वाला जब 2 वाले को पुश करेगा, ध्यान देगा, फोर्स लगाने का मतलब क्या है, पुश करना। जब ये पुश करेगा क्या सिर्फ 2 वाले को करेगा, नहीं भाई, जितने लोग बाएं तरफ हैं उतने लोगों को पुश करेगा। यानी ये जो 1 वाला है, डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 चाय पत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो नंबर 1 वाला है जब ये फोर्स लगाएगा तो बचे हुए चारों पे लगाएगा ना। बच्चों से ये गलती होती है, वो सिर्फ एक मास लेते हैं, नहीं भाई, जब वो पुश करेगा तो सभी को करेगा, है ना। बात समझ में आ गई ना भाई, 4 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जब तुम मुझे धक्का दोगे तो सबके ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो टोटल मास हम कितना लेंगे, टोटल मास हम लेंगे ये 2000 × 4, बचे 4 को पुश करेगा, ये बात है। अगला बढ़िया वाला ऑटो रिक्शा है, एकदम आराम से, कि 1500 kg का है, पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है 1.7 का। अब जाहिर सी बात है हम जा रहे हैं आगे, एक्सेलरेशन लग रहा है कहाँ, पीछे। तो अगर एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है इसका मतलब हमारा फोर्स माइनस के अंदर आएगा, देख लो माइनस के अंदर आ रहा है ना। कितने सारे मस्त मस्त क्वेश्चन हैं, कितने सारे। अगला एक बुलेट है, ध्यान से देखिएगा, एक बुलेट है 10 ग्राम की। हमने फिर बोला कि बेटा ग्राम में नहीं किलोग्राम में, देखो इसलिए मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया कि भैया कहाँ किलोग्राम में। अब कुछ बच्चों को सर कैसे करें, अरे भाई साहब 1000 से क्या कर दे डिवाइड, वेलोसिटी दी हुई है, वो ये कह रहा है कि ये जाके एक वुडन ब्लॉक में फंस जाती है। अब वुडन ब्लॉक में, और इसको टाइम लगता है 0.03 सेकंड। अब आप निकालिए इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये सारी चीज़ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए,
तो हमने कहा ठीक है सर, निकाल लेते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जो भी फार्मूला आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब जिसका पिछला चैप्टर भी वीक है वो जल्दी से प्ले लिस्ट में जाए, और मोशन बढ़िया वाला मैंने मोशन उसमें अपलोड कर रखा है। समझिए, फाइनल स्पीड उसकी है 0 माइनस शुरू की स्पीड है 150, टाइम 0.03 है ना, सिंपल। 3 × 15 यानी ये -5000 न्यूटन है, सॉरी -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस बता रहे भाई साहब, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तुम जा रहे हो आगे, हम लग रहे हैं पीछे, है ना। तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, देखो पीछे की तरफ, तभी तो स्पीड को डिक्रीज करेगा। चलिए आगे, अब कहा है सर, अब आपको क्या करें, टाइम तो दिया नहीं है, आपको क्या डिस्टेंस निकालना है, बस वही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो पहले फार्मूला बना लिया करो, वैल्यू डायरेक्ट मत पुट किया करो, पहले फार्मूला बना लो। देखो मैंने s का फार्मूला बना लिया, यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर मैंने रख दिया। कुछ लोग कहें सर माइनस क्यों कर दिया, भाई एक्सेलरेशन को माइनस मैंने कर दिया जानबूझ के, एक्सेलरेशन को माइनस। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व किया, 2.25 मीटर आ गया। अब तीसरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, एक बार देखिएगा, है ना। हम एक प्रैक्टिस सेशन अलग से लेंगे पूरा का पूरा, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे। अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स 50 ग्राम, क्या दिया है उसने, फिर से देखो, फिर से उसने दिया है 50 ग्राम, हमें ग्राम में नहीं किलोग्राम में देखा, अभी बात करेंगे, है ना। अगला, अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है, तो ये दुनिया का बोल दो भाई, दुनिया का हर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्पीड चाहिए उसके लिए। देखो शुरू में स्पीड कितना है 80, तो ये आपकी क्या हो गई इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड। फाइनल क्या हो जा रही है 0, देखो यहाँ पे फाइनल क्या है 0, तो ये क्या हो गई है आपकी 0 हो गई है, बस निकाल लो। 0 माइनस 80/8 यानी अच्छा टाइम 8 देखो, पूरा 8 सेकंड लग रहा है 0 होने में, तो यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फिर बोला, मास किस में, केजी में, किस में भाई साहब, केजी में, बस इतनी गलती यही होती है। हो गया, चलिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी भी और सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करवाएंगे आपको और बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 19 सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। हम इसका एक बार अलग से पूरा प्रैक्टिस सेशन लेंगे, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अलग से प्रैक्टिस सेशन लेंगे। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरे नोट्स में भी है ना, और ये एग्जाम्पलर में भी है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। आइए अब आते हैं एक और नोट पॉइंट पे। नोट पॉइंट क्या है कि देखो, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं टाइम को बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ से देखो, अगर टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और अगर फोर्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब इम्पैक्ट कम पड़ेगा, इसका मतलब डेल्टा P भी क्या होगा, डेल्टा P डिक्रीज होगा। और डेल्टा P मतलब क्या है, इम्पैक्ट हमारा कम होगा। डेल्टा P डिक्रीज का मतलब, डेल्टा P का इम्पैक्ट कम होगा, और इम्पैक्ट कम होगा तो हमें चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। जैसे एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, बहुत फेमस और वीआईपी क्वेश्चन है ये वाला, कि जब आपके हाथ में या क्रिकेटर के हाथ में देखो बॉल आ रहा है ना, ये कैच करता है, तो बॉल हाथ को पीछे क्यों ले जाता है। अब खुद सोचो, अगर तुरंत पकड़ लेता टाइम कम लगता। मैंने माना कि पहले ये 1 सेकंड, कितना सेकंड लगा उसको, 1 सेकंड, 1 सेकंड, है ना। लेकिन जैसे नीचे जा रहा है 2 सेकंड, और नीचे जा रहा है 3 सेकंड, और नीचे एकदम लेके जा रहा है तो पीछे 5 सेकंड। ये टाइम को क्यों बढ़ा रहा है, ये टाइम इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि क्या है, जैसे जैसे पीछे लेके जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा तो लेस फोर्स लगेगा, उस पर कम से कम फोर्स लगेगा अगर टाइम बढ़ेगा। और अगर कम से कम फोर्स लगेगा तो इम्पैक्ट कम आएगा, तो पेनफुल कैच नहीं होगा, डायरेक्ट आप पकड़ लेंगे कैच धांस एकदम, तो मोमेंटम में अचानक से चेंज आया, सडन, और फोर्स ज़्यादा, तो आपको चोट लग जाएगी। सेम ऐसे ही, सेम एथलीट हाई जंप पे जो है वो कुशन पे क्यों होता है, तो कुशन का जो पर्पस होता है वो यही होता है, दीज इंक्रीज द टाइम। तो मेन चीज़ क्या है, जो भी कुशन होते हैं जिसपे वो कूदते हैं वो टाइम को बढ़ाता है ना, ताकि मोमेंटम जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगे। उससे क्या होता है, रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, वही हमने जो बताया, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, कम होता है। समझ में आई बात, ये पूरी बात। ऐसे ही कराटे वाले होते हैं, है ना, Why does a karate player use a quick powerful strike to break a slab of ice? यही है आंसर, कि the karate player deliver a quick and powerful strike effect on the fist motion. This cause high acceleration of the fist in a very short time. ठीक है ना, वेरी शॉर्ट। अब इससे क्या होगा, टाइम कम लगा, टाइम कम लगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, लार्ज फोर्स जनरेट होगा। तो इनके केस में क्या हुआ,
ये अचानक से मारते हैं, तो ये अचानक से मारने का मतलब क्या है, इन्होंने टाइम कर दिया है क्या, एकदम कम। और अगर टाइम कम कर दिया है तो इसका मतलब फोर्स क्या लग गया है, अचानक से ज़्यादा। और अगर फोर्स ज़्यादा लग गया है तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए बहुत तेज़ अचानक से मारते हैं। अब आते हैं इम्पल्स। एक वर्ड है इम्पल्स, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा कि देखिए जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है, बात को समझिएगा, है वही फोर्स ही है बट एक टर्म दे दिया गया है। जब कोई बहुत बड़ा फोर्स है ना, समझिए, जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसे क्या बोल देते हैं, इम्पल्स, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि मैंने पेन के कैप को, घर पे बैठे हो जल्दी से उठाओ पेन का कैप, पेन के कैप को जोर से दीवार पे मारो, टकराएगा। अब जैसे ही वो टकराया तो बहुत कम टाइम लगा होगा, बिल्कुल सर, बहुत कम समय लगा है। बॉल ने इस पर इतना ज़बरदस्त फोर्स लगाया है कि वो पहले आगे जा रहा था बॉल, लेकिन अब उसको टकरा कर पूरी तरह से कहाँ आ जाएगा, पीछे गिर जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने इसको फोर्स नहीं हुआ, हम बोलेंगे इम्पल्स हुआ। ये क्या हुआ, इम्पल्स। जैसे एक और बॉल और बैट है, लेट जाएगा, बॉल और बैट है ना। अब बॉल अगर बैट आपका है, अगर बॉल और बैट है, बॉल और बैट अगर है, ठीक है ना, तो अब बॉल को और बैट को मार रहे हैं बहुत तेज, अचानक से जो है एकदम आपका फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब हम टाइम बहुत कम लगा रहे हैं। तो जब भी यार टाइम कम लगे और फोर्स ज़्यादा लगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है ना। चल एक और एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल रेस्ट पे है, अगर फुटबॉल रेस्ट पे है, हमने अचानक से उसको किक मार दिया, है ना, तो पैर का और बॉल का जो संपर्क है, जो कनेक्शन है, वो बहुत कम टाइम के लिए है ना, लेकिन मोमेंटम में चेंज आया बहुत तगड़ा वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, इम्पल्स। तो मैंने वही कहा, ये फोर्स ही है बट एक न्यू क्वांटिटी हम बोलते हैं कि जब बहुत बड़ा फोर्स एक कम समय के लिए लगता है। अब बात को समझिए, देखिए इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। कैसे, देखिए बात को समझिएगा। अब मैंने कहा जो हमने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा बार बार यूज़ कर रहा हूँ, यही टर्म बाद में यूज़ किया जाएगी। जैसे ही आप फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वो डेल्टा पी बच जाएगा। देखो एफ इंटू टी, तो एफ इंटू टी क्या बच रहा है, डेल्टा पी। तो यानी जो इम्पल्स है कुछ और नहीं है भाई साहब, वो मोमेंटम में चेंज है। इम्पल्स कुछ और नहीं है, मोमेंटम में चेंज ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब टाइम बहुत कम लगा तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर फोर्स भी कम कर सकते हैं, क्यों फोर्स को बहुत बड़ा कर दिया है। भाई साहब फोर्स को हमने इतना बड़ा इसलिए रखा है ताकि मोमेंटम में चेंज हो। अब टाइम कम लग रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मोमेंटम में चेंज होगा, तभी तो मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा। सभी को बात समझ में आ गई, ओके। अब आते हैं सीधा न्यूटन के थर्ड लॉ पे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो आपको बताता है एवरी एक्शन, जितने भी दुनिया में एक्शन होते हैं उनका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं एक ए फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बी पे, एक्शन दे रहा है, तो बी उतना ही इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, किस पर, ए पर, है ना। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं बात को, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो आपको थोड़ा सा समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल वाइज ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल नंबर 1, तब आपको, और ये सारा ऐसे नहीं कि मैं चाहे जहाँ से ले रहा हूँ एग्जांपल, ये आपकी बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिएगा ये 2 मास हैं, आपने क्लास, ये मास m1 में मानता हूँ इसको, मास m1 क्लास 8th में एक चीज़ पढ़ी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। 2 मास हमेशा आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब ये मास क्या कर रहा है, देखो m2 क्या कर रहा है, m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उतने से ही ये m1 भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यानी जो f1 है वो f2, दोनों, है ना, दोनों। अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि भाई साहब जो f1 का वेक्टर है, क्या कुछ लोग कहेंगे सर f1 और f2 का जो वेक्टर है वो बराबर है। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सर सही क्या होगा कि जो f1 है यानी सिर्फ वैल्यू वो f2 के क्या होगी, बराबर। तो लेकिन इक्वल और अपोजिट है, देख लो। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इक्वल। दूसरा, 2 मास हमेशा आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब यहाँ से आपको बताता हूँ, समझिएगा और अच्छे से बात को समझ में आएगा। ये अपनी क्या है, ये आपकी अर्थ है, बिल्कुल सही बात है सर, ये अपनी अर्थ है।
और ये अर्थ के ऊपर एक छोटू सा मास रखा है, ये अर्थ के ऊपर एक छोटू सा मास रखा है, तो मैंने इसको माना m और इस पूरे अर्थ को माना कैपिटल M। अब एक बात समझिए, ये होता है अर्थ का सेंटर, और ये बात हर किसी को पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल। तो ये अट्रैक्ट करेगी, ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और ये अट्रैक्ट जो कर रही है वो मैंने माना F फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं जानबूझ के एक फार्मूला लिखता हूँ, G कैपिटल M अपान जो इसकी रेडियस होती है r²। अब जितने से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इस मास को, ये मास भी उतने से ही अर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये मास भी उतने से ही, यानी ये सेम लगेगा, F = ये सेम रहेगा, उतने से ही अट्रैक्ट करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो ऊपर की चीज़ जो है दिखाई देती है, कि हाँ सर ऊपर की चीज़ दिखाई देती है नीचे आती हुई, लेकिन जब आप कह रहे हो कि ये उतना ही अट्रैक्ट करेगा तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता, फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है? बॉल तो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, बट अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है ना? ये क्वेश्चन भाई बच्चों को आता ही है कि सर क्या होता है, आइए देखते हैं सर ऐसा क्यों होता है। तो हमने कहा बेटा फिजिक्स में हर चीज़ का जवाब है। देखिए फोर्स क्या होता है, मास अपान मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो किसका, अर्थ का, किसका निकालोगे, अर्थ का, तो फोर्स जो भी है अपना अपॉन क्या है, मास, किसका मास रखोगे, अर्थ का। अब बताओ अर्थ का मास जानते हो कितना होता है? अर्थ का जो मास है मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थ का जो मास है वो तकरीबन 6 × 10⁻24 होता है, तकरीबन जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये वो मतलब अप्रॉक्स 6 × 10⁻, एग्जैक्ट मत जाना, 24 kg इतना होता है। तो बताओ तो क्या कुछ एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, कुछ एक्सेलरेशन नहीं आएगा, कुछ एक्सेलरेशन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसीलिए मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, अप्रॉक्स 0 के बराबर है। लेकिन बट न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो हम कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, ये बात है ना, हम डंके की चोट पे कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और बात बताता हूँ, ये मास ये हो गया 2, आइए 3 वाली बात कर लेते हैं। 3 हमने कहा कि देखो अब बताता हूँ आपको नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ था। देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है उसको देखिएगा। ये एक और ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक हैं जो आपस में कांटेक्ट हैं, तो मैं इसको इसे दिखाता हूँ। ये 2 ब्लॉक हैं जो आपस में क्या है, कांटेक्ट। और याद रखिएगा ताकि आपका ये भी पोर्शन क्लियर हो जाएगा, टाइम दे रहा हूँ, कि भाई साहब जो नॉर्मल फोर्स होते हैं है ना, वो कांटेक्ट फोर्स होता है। देखिए ये आपका है 2 ब्लॉक हैं, तो मैंने कहा ये M1 है और ये M2, तो यहाँ से 2 पॉइंट, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ था, और यहाँ आपका फोर्स लग रहा है। और ये सब बातें आपको नहीं मिलेंगी कहीं और, ये आपका है। अब समझिए ये फोर्स, अब जब भी कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में होती है, जब भी कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में होती है तो उसमें फोर्स लगता है। अब इसको मैं अलग कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करने का मतलब इसको मैं अलग लगा रहा हूँ। समझिए एक ये मैंने M1 और ये मैंने M2 को अलग कर लिया, ठीक। तो ये M1 है और ये M2 है, इसको मैंने अलग कर लिया। अब बताइए M1 इसको धक्का देगा कि नहीं देगा? एकदम ध्यान से बताइए कि M1 इसको M2 को धक्का देगा, बिल्कुल सर, और M2 को धक्का देगा, यानी वो इस तरफ लगाएगा नॉर्मल फोर्स। क्या इस तरफ क्या लगाएगा? नॉर्मल। तो मैंने माना कि भाई साहब ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। क्या लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। अब बताइए जितना फोर्स वो M2 को लगाएगा क्या उतना ही फोर्स उस पर लगेगा? बिल्कुल सर, उतना ही फोर्स उस पर लगेगा। देखो इक्वल और अपोजिट। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ आपको ध्यान से, कि जो फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी जितना नॉर्मल इधर उतना नॉर्मल इधर, जितना फोर्स राइट में उतना लेफ्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। एक पॉइंट को ऐड करता हूं जो बुक में नहीं मिलता है, सेम नेचर। ये इतने पॉइंट अगर याद हो गए और अच्छे समझ लिए तो न्यूटन का थर्ड लॉ, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सेम नेचर सर इसका क्या मतलब है, आइए समझाता हूँ। पहले डब्बे में सेम नेचर का मतलब यह है कि देखो जब मैंने यहाँ F1 यानी ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन होगा, नॉर्मल का नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं बना सकता मैं कि सर यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे टेंशन फोर्स बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा
नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? चलिए एक और बात बताता हूँ। चलिए 3 तरीका हो गया, चौथा, ताकि आपको 100% तरीके से क्लियर हो जाए। चौथा तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि जब बॉडी दो कांटेक्ट में होती है तब टेंशन फोर्स कहाँ लगता है? रस्सी के अंदर। तो मैं टेंशन बना देता हूँ। चलिए टेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो कई बार आपको ये पढ़ने को मिल जाता है कई बार जगह कि सर टेंशन फोर्स क्या होता है, तो भाई कुछ ना छूटे हमसे। तो चलिए ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ टेंशन फोर्स, एकदम ध्यान से बात को समझिएगा, प्लीज़ वेट। ओके, टेंशन फोर्स, तो ये मैंने माना कि ये M1 है, ये आपका M2 है, ठीक, और इनके बीच में एक रस्सी है, ये रस्सी लगी हुई है और ये इसको खींच रहा है F फोर्स से, ठीक। यहाँ अब याद रखिएगा, जब भी कभी रस्सी आ जाए तो यहाँ पे आता है टेंशन फोर्स। रस्सी में क्या आता है? अब हमें टेंशन, ये रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स आया, किधर होगा, है ना। अब रस्सी हमेशा पुल करती है, तो मैंने कहा जो टेंशन होता है वो हमेशा पुल करता है, खींचता है। चलिए ठीक है, बनाते हैं इसको एक बार और ताकि ये पूरा ख़त्म हो, कि ताकि देखो दो बातें, एक तो आप फोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, ऊपर से न्यूटन के लॉ के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये जो M1 है और ये जो आपका M2 है और ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। अब रस्सी जो खींच रहा है, ध्यान से देखिए, M1 को कौन खींच रहा है? तो मैंने कहा सर M1 को ये टेंशन खींच रहा है, पुल कर रहा है, टेंशन M1 को खींच रहा है। थोड़ा सा लगता है चार्ज की वजह से प्रॉब्लम हो रही। चलिए ये क्या हो रहा है? खींच रहा है। अब जितना लगा क्या एक्शन किस पे? M1 पे, उतना ही ये क्या लगाएगा? देख लो, एक्शन रिएक्शन, तो ये उसका रिएक्शन लग गया। तो टेंशन का टेंशन ही होगा, ऐसा नहीं कि टेंशन का नॉर्मल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, एक्शन और रिएक्शन। अब इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे वाई डू बोथ प्लेयर गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड? जब ये कोलाइड होते हैं तो क्यों हर्ट हो जाते हैं? एक्शन का रिएक्शन लगता है, क्यों? सब एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से। एक्सप्लेनेशन ये है, व्हेन टू प्लेयर रन इनटू ईच अदर, ईच प्लेयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर। तो पहली बात है एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो बोथ प्लेयर फील द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। टक्कर हुई, टकला फूटा, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स तो लगा सेम अमाउंट। अब किसी की हड्डी मजबूत है तो अलग बात है, तो उसका खून नहीं निकलेगा, वरना टक्कल बेल हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों प्लेयर इसीलिए क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। अगला, वाई डू यू पुश? हम ग्राउंड को क्यों पुश करते हैं? बैकवर्ड, जब हमको आगे चलना होता है, यही रीज़न होता है कि हम बैकवर्ड क्यों पुश करते हैं। पहली बात, हम बैकवर्ड पुश करते हैं ताकि हमें ग्राउंड पुश करे कहाँ? फॉरवर्ड, आगे की तरफ, इक्वल और अपोजिट, और हम आगे चल पाएँ, तो वॉकिंग पॉसिबल। एक्शन रिएक्शन देखो, वाई डज द गन रिकॉइल? उनका कहना यह है कि जब बुलेट आगे जाती है तो ये गन पीछे क्यों जाती है? क्यों पीछे? और इसे ही बोलते हैं क्या? रिकॉइल। इसे क्या बोलते हैं? रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल का मतलब पीछे जाना। तो वही रीज़न होता है भाई साहब, कुछ नहीं। पहला कि जब गन को फायर किया जाता है बुलेट, तो पुश द बुलेट फॉरवर्ड, ये पुश करती है, और उतना ही फोर्स कहाँ लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। इसीलिए गन मूव यानी रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ जाती है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़, सिंस द गन इज मच हैवियर, अब गन तो ज़्यादा हैवी है ना, तो बैकवर्ड मूवमेंट क्या होगा? स्लो होगा। बस ये दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि मास एक्सेलरेशन किस पे? मास पे डिपेंड करता है। अगला, ये इंपॉर्टेंट था, ये जो मैंने लास्ट में बताया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत हल्की क्यों जाती है, क्योंकि बहुत हैवी वजन है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। अच्छा इसको फार्मूले से भी देख सकते हैं, जितना फोर्स आगे लगा, मैंने कहा देखिए हमारे पास ऐसे निकालेंगे कि भाई जितना फोर्स आगे लगा तो ये भी मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अब गन का मास ज़्यादा है तो हमने कहा देखो एक्सेलरेशन जो आएगा वो होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है? सेम। अब अगर मास को बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम, इसलिए हल्की स्पीड से जाता है। ये वाला देख लो, एक्शन रिएक्शन, ये भी सबको पता है बार बार कि भाई जब सेलर जंप करता है फॉरवर्ड आउट ऑफ द बोट, ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बोट। जब हम उतरते हैं तो ऐसे देखो पीछे की तरफ करते हैं ना, इस पे पीछे की तरफ देखो फोर्स लगता है इस तरीके से। द बोट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर पुशिंग हिम फॉरवर्ड, है ना। तो ये आगे की तरफ पुश करता है, एट द सेम टाइम बोट मूव बैकवर्ड। तो बोट कहाँ जाती है? पीछे की तरफ जाती है, ठीक। ओके
अगला रॉकेट प्रोपल्सन का देखो, ये भी देखो रॉकेट का जो एक्शन है यानी उसका हीट, तो रॉकेट के इंजन से गैस जो है वो बहुत तेज़ी से निकलती है नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी से निकलती है। तो ये इसका एक्शन है। रिएक्शन क्या होगा, रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का मिलता है ना, पुश ऊपर की तरफ, तो रॉकेट लिफ्ट ऑफ होती है। स्विमिंग में भी सेम कहानी है कि पैर से क्या होता है, पानी को स्विमर पीछे की तरफ, हैंड और लेग से पीछे की तरफ धक्का देता है, तो पानी उसको आगे की तरफ धक्का देता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये वाला बार बार, सर अगर एक्शन रिएक्शन वो इक्वल और अपोजिट होते हैं तो कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? तो एक ही आंसर भाई साहब, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर आपको कर दी है, ये दोनों कैंसिल नहीं कर सकते। ये देखो ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। देखो हर एग्जांपल में हमने दिखाया है आपको, हर की एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पे, तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये आपका 100% तरीके से ये वाला चैप्टर कवर्ड होता हुआ एकदम। कुछ और छूटा हो, गैलीलियो वाला छूटा है तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं गैलीलियो, है ना। चलिए, तो ये पूरी बातें हो गई हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, डजंट मैटर, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर यहाँ से करिएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और आप खुद बिलीव करेंगे, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस